हम लोग क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, सब कुछ डिसाइड करती है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी। और यही कल्चरल आइडेंटिटी बताती है कि हम लोग कहाँ से आए हैं और हम हैं कौन। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम ऑल ऑफ यू एट ह्यूमैनिटीज अड्डा। दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। और आज हम पूरा की पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, जो इंडियन सोसाइटी बुक से लिया गया है। देखो, सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले वी हैव टू नो कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है। पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है विविधता, यानी अलग अलग तरह का। जैसे कि अगर मैं डाइवर्सिटी इन रिलीजन में बात करूं, इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सिख, ठीक है, जैसे कि सारे रहते हैं। अब अगर मैं लैंग्वेज के बेसिस पे बात करूं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। कल्चर की बात करूं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। इसे ही बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग तरह के लोग रहते हो। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज रहती हैं। किस बेसिस पे उनको अलग बोला जा रहा है? तो उनको बोला जा रहा है कि उनके कल्चरल मार्कर्स अलग हैं। जैसे कि लैंग्वेज की बात करें, सब लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, सब लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, सब लोगों की अलग अलग कास्ट भी है इंडियन सोसाइटी में, सब लोगों की अलग अलग रेस भी है, रेस यानी उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और एथनिसिटी भी अलग अलग है। यानी कि आप देख सकते हैं हमारे देश में, वर्ल्ड में भी बात करूं और हमारे देश में भी बात करूं, हमारे देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तभी भी लोग एक साथ रहते हैं। इट रेफर्स टू डिफरेंसेस रेदर देन इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है? हम जब भी डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि कोई ऊपर है और कोई नीचे है। इनइक्वालिटी की बात नहीं होती है डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी में डिफरेंसेस की बात होती है, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई ईद सेलिब्रेट करता है, कोई दिवाली सेलिब्रेट करता है, कोई क्रिसमस ट्री के साथ जो क्रिसमस डे है वो सेलिब्रेट करता है, ठीक है। सब लोग अलग अलग, सब लोगों में डिफरेंसेस हैं। बट हम ये नहीं बोल रहे कि जो ईद सेलिब्रेट करता है वो अच्छा है या जो क्रिसमस सेलिब्रेट करता है वो अच्छा है। इनइक्वालिटी की बात डाइवर्सिटी में नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस के, बहुत सारे रीजनल आइडेंटिटी भी बहुत अलग है। रीजनल यानी अलग अलग रीजन से लोग आए हैं, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी एंड सोशल कोहेजन। देखो, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बट उस डाइवर्सिटी के बाद भी लोग मिलजुल के रहते हैं। कोहेजन का मतलब क्या है? कि लोग मिलजुल के शांति से रहते हैं, ठीक है। तभी तो इंडिया को क्या प्लूरल कंट्री कहा जाता है, कि सब लोग मिलकर रहते हैं। जैसे कि फैमिली, रिलीजन, मार्केट, बीइंग पीपल टुगेदर, ठीक है। हर एक सेक्टर में आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, लेकिन बट दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार डाइवर्सिटी हमेशा सोलिडेरिटी को ही प्रमोट करे, यानी कि सब लोग शांति से ही रहें। हमेशा हर सेक्टर में इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती ही मिलती है। जैसे आप जॉब सेक्टर में देखेंगे, जॉब में भी इनइक्वालिटी है। हर कोई एक ही जॉब को एक्सेस नहीं कर सकता। कोई लोअर क्लास जॉब को करता है, कोई हायर क्लास को जॉब करता है, कोई सीईओ है कंपनी का तो कोई जो वेटर होते हैं वो है, ठीक है। डाइवर्सिटी कैन लीड टू कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स डिमांड द सेम रिसोर्सेज। यानी कि डाइवर्सिटी, हम पूरी तरह से डाइवर्सिटी को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जब होता है जब सेम लोग सेम ही रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं और रिसोर्सेज कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, किसी पर्सन को एक कॉलेज में सीट लेनी है, ठीक है। कॉलेज में सीट लिमिटेड है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, लेकिन सीट एक ही है। तो जब वो सीट कोई एक लेगा, दो लेगा या तीन बच्चे लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी इनइक्वालिटी। जिसने सीट ले ली वो थोड़ा ऊपर जाएगा और जिसने सीट नहीं ली वो थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें डाइवर्सिटी में चैलेंज क्या है। सब लोग शांति से रह सकते हैं, बट चैलेंज क्या है डाइवर्सिटी में? तो यहाँ पे देखो, कल्चरल आइडेंटिटीज आर पावरफुल इमोशनल फोर्सेस दैट कैन मोबिलाइज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। जो कल्चरल आइडेंटिटीज होती हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी में बात हो रही है जो कल्चरल आइडेंटिटीज होती हैं। कल्चर में आता है हमारी लैंग्वेज, हमारे रहने का तरीका, ठीक है, हम लोगों की कास्ट क्या है, हम लोगों का रिलीजन क्या है। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे लोग मोबिलाइज होते हैं।
जैसे कि देखो, कंफ्लिक्ट अराइज व्हेन डाइवर्सिटी ओवरलैप विद इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। अभी मैंने बताया कंफ्लिक्ट कब अराइज होता है, कंफ्लिक्ट अराइज होता है जब इनइक्वालिटी होती है, जैसे कि सेम ही जॉब को अलग अलग लोग लेना चाह रहे हैं, सेम ही सीट को अलग अलग लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे जॉब्स में देखो, वाटर गवर्नमेंट फंड में आप देखो कि लोग गवर्नमेंट फंड में भी आप देखेंगे गवर्नमेंट सब लोगों पे इक्वली फंडिंग नहीं लगाती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में आप देख लो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, सबका एडमिशन नहीं होता है। तो कन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, जब होती है इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी जब होती है जब कन्फ्लिक्ट अराइज होता है सेम रिसोर्सेज पे, वाइस वर्सा चल रहा है, सेम साइकिल चल रहा है। ठीक है, अब इसके बात करें कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है, क्या है कम्युनिटी आइडेंटिटी और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कम्युनिटी आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं, कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ उसकी आइडेंटिटी। देखो, एवरी इंडिविजुअल नीड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आपने कभी देखा होगा आपकी जो आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राइब का एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ, एक ट्राइब है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो उस कम्युनिटी के साथ उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगी, उसे लगेगा कि यार ये तो मेरे ही लोग हैं। ठीक है, कभी आपने इंडियन कास्ट, इंडियन सिस्टम में आपने देखा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सेम कास्ट के लोग मिल जाते हैं तो उनको बड़ी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होने लगती है, अरे हम तो हमारे ही लोग हैं ये तो। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या होती है, या फिर सेम रिलीजन के लोग हो गया, रिलीजन के लोग हो गए। आप अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं और आपके ही रिलीजन के लोग मिल जाते हैं तो यू विल फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हम लोग इनसे ही बिलोंग करते हैं। वही होती है कल्चरल आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी वो होती है जब हम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ फील करते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी बताती है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो है, लेकिन मैं किसके साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील कर रही हूँ। ठीक है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर आंसर्स थ्रू आवर कम्युनिटी। हम अपनी कम्युनिटी से ही दूसरों से खुद को डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हिंदू, तो मैं अलग रिलीजन के लोगों से खुद को डिफरेंशिएट करूंगी, अपने रिलीजन, अपनी जो मेरी कम्युनिटी है, अपनी जो लैंग्वेज है मेरी, उससे मैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करूंगी। आपने हमेशा देखा होगा नॉर्थ इंडिया में जब मैं कोचिंग क्लासेस जाया करती थी तो कुछ मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स थे। अब आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे साउथ इंडियन जो लोग होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, जब साउथ इंडियन को कोई साउथ इंडियन मिल जाता है तो दे विल फील अ वेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि ये तो हमारे ही लोग हैं, अपनी ही लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी आइडेंटिटी हमें लैंग्वेज देती है, वैल्यूज देती है, क्योंकि एक ही कम्युनिटी के सारे लोगों की जो वैल्यूज होती हैं वो सेम ही होती हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हाउ कम्युनिटी आइडेंटिटीज फॉर्म। अब ये कम्युनिटी आइडेंटिटी बनती कैसे हैं? ऐसा तो है नहीं कि पैदा होने से पहले ही कम्युनिटी आइडेंटिटी बन जाती है, ये बनती है थ्रू सोशलाइजेशन। लिखा भी हुआ है देखो यहाँ पे। सोशलाइजेशन क्या होता है? देखो, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसे नहीं पता होता कैसे खाना खाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे बात करनी है, किन जो बातें हैं उन पे हंसना है। ही और शी डजंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता होता, यानी नोज नथिंग। कैसे सीखता है? पहले वो अपनी फैमिली से सीखता है बच्चा, ठीक है, फिर स्कूल से सीखता है, मीडिया से सीखता है, फिर अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, दोस्तों से सीखता है। इसी सीखने को अलग अलग ग्रुप से वैल्यूज सीखना, मैनर्स सीखना, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस सीखना ही सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे जो इंसान, ह्यूमन बीइंग है, वो सोसाइटी में रहना सीखता है, सोसाइटी में रहने के तौर तरीकों को सीखता है। ठीक है, यही होता है सोशलाइजेशन। और कम्युनिटी आइडेंटिटी भी इसी से फॉर्म होती है। मैं किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ? जब मेरा जन्म हुआ मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के साथ रहने लगी, देन आई रियलाइज्ड कि भाई मैं यहाँ से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करने लगूंगी धीरे धीरे। अब देखो, इट डेवलप्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पे मैं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करूंगी। ठीक है, और अर्ली इंटरेक्शन टीच अस कस्टम्स बिलीफ। अर्ली इंटरेक्शन, जो भी हमारा अर्ली इंटरेक्शन होता है, जब एक बच्चा होता है, जब वो अपनी फैमिली में धीरे धीरे बड़ा होता है और फेस्टिवल्स में जाना स्टार्ट करता है, सोशल गैदरिंग्स में जाना, घर पे जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, जो हमारे रिलीजियस गैदरिंग होती हैं, उनमें जाना स्टार्ट करता है, तो वो उन्हीं चीज़ों से रूबरू होने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये मेरी ही कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, और बड़े होके वो उन्हीं को फॉलो करता है। देखो, हमारे जो अर्ली इंटरेक्शंस होते हैं, जो सबसे पहले इंटरेक्शन होते हैं, वही सिखाते हैं बिलीव्स, वैल्यूज, बिहेवियर पैटर्न, और यही जो हमारी है, यही से हम अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी को डेवलप कर लेते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है उसे कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे
जिस लोगों के साथ वो रहने लगता है उन लोगों के साथ वैल्यूज सीखता है, बिलीफ सीखता है, कस्टम सीखता है, रिचुअल सीखता है और यही उसकी कम्युनिटी आइडेंटिटी बनती है। क्लियर है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी। इसको समझने से पहले यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्क्रिप्टिव। क्या होता है? एस्क्रिप्टिव होता है बाय बर्थ, जो चीजें हमें बाय बर्थ मिल जाती हैं, जैसे कि कास्ट, जिस फैमिली में आप पैदा होते हो उसी फैमिली की कास्ट आपकी कास्ट होती है। ये आप डिसाइड नहीं करते हो कि आपकी कास्ट क्या होगी। रिलीजन आप नहीं डिसाइड करते हो आपका रिलीजन क्या होगा, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली का रिलीजन ही आपका रिलीजन होगा। आपका जो रेस है वो भी आप डिसाइड नहीं करते हो, आपका सरनेम आप डिसाइड नहीं करते हो। इसको कहते हैं एस्क्रिप्टिव, यानी कि जो चीजें बाय बर्थ जन्म से ही डिसाइड हो जाती हैं और जिसका ह्यूमन बीइंग पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। देखो कम्युनिटी आइडेंटिटी एस्क्रिप्टिव, भाई यही तो कम्युनिटी आइडेंटिटी भी तो एस्क्रिप्टिव है ना। मैं जिस कम्युनिटी में पैदा होंगी उसी कम्युनिटी की वैल्यू सीखूंगी, तो ये एस्क्रिप्टिव है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन बर्थ, नॉट अचीवमेंट। कोई अचीवमेंट के बेसिस पे नहीं है। अचीवमेंट का मतलब होता है कि मैं प्रॉपर अगर पढ़ती हूँ, अपनी स्किल्स का यूज करती हूँ, अपने टैलेंट का यूज करती हूँ, तो मुझे कोई कम्युनिटी की आइडेंटिटी मिलेगी। ऐसा नहीं होता। जिस कम्युनिटी में मेरा जन्म हुआ, जिस कम्युनिटी से मैंने उनकी वैल्यू सीखी, वही मेरी कम्युनिटी बनेगी। ठीक है, उसी से ही मैं अपनी आइडेंटिटी को ट्रेस करूंगी और उसी से ही मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ फील करूंगी। क्लियर है? चलिए, वी डोंट चूज आवर फैमिली, रिलीजन एंड मदर टंग। सेम व्हाट आई टोल्ड यू कि हम नहीं चूज करते कौन सी हमारी मदर टंग है, जो हमें सिखाया जाता है सोशलाइजेशन के थ्रू वही हम समझ लेते हैं। ठीक है, सच आइडेंटिटी गिव डीप इमोशनल सिक्योरिटी। अब ये जो कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है ना, ये डीप इमोशनल सिक्योरिटी देती है, क्योंकि यहाँ से इंसान बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ फील करता है। दे फील लाइक कि दे ऑल आर फैमिली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नेबरहुड है, आपके जो पड़ोसी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल सेम ही कल्चर वो फॉलो करते हैं, तो आपकी वही कम्युनिटी बन जाएगी। और आपने देखा है जब आप कहीं बाहर चले जाओ और कुछ दिन के बाद आते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है, यानी कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको वहां से फील होती है। ठीक है, दे आर अनअर्न्ड एंड येट परमानेंट। अनअर्न्ड कम्युनिटी आइडेंटिटी कमाई नहीं जाती है, बाय बर्थ डिसाइड होती है और ये परमानेंट होती है। ठीक है, चेंज नहीं की जा सकती। इमोशनल अटैचमेंट टू आइडेंटिटी, वही चीज कि आइडेंटिटी से इमोशनल अटैचमेंट क्यों होता है, कैसे होता है। पीपल फील प्राउड ऑफ देयर कम्युनिटी इवन विदाउट पर्सनल अचीवमेंट। लोग कोई अचीव नहीं कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी को, बट दे विल फील प्राउड। ठीक है, क्योंकि उनको वहां से इमोशनल अटैचमेंट फील होता है। आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी में कास्ट में क्या होता है कि हम तो यार पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, अरे हम तो इस धर्म से बिलोंग करते हैं, अरे आप इसी कास्ट के हो, अरे आप हम तो सेम रिलीजन के हैं। अरे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि किसी को अपने गांव का इंसान मिल जाता है, अरे उस गांव से हो, वो उसी गांव से मैं हूँ, अरे आपको ये वाली भाषा बोलनी आती है। ठीक है, यानी ये बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाता है, कोई सीखता नहीं है कम्युनिटी आइडेंटिटी को। ठीक है, ये बर्थ से डिसाइड हो जाता है, कमाई नहीं जाती है। मेंबरशिप इज टोटल एंड अनकंडीशनल। कम्युनिटी में जो मेंबरशिप होती है अनकंडीशनल होती है। ठीक है, अनकंडीशनल का मतलब कम्युनिटी में जो भी लोग होते हैं वो बिना किसी कोई एम के साथ आपस में नहीं जुड़े हुए होते कि हमें भाई पर्टिकुलर 100% प्रॉफिट गेन करना है या हमें ये गोल अचीव करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आइडेंटिटी इज डिफिकल्ट टू गिव अप और चेंज। बहुत मुश्किल होता है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, बिकॉज इंसान यहाँ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ फील करता है और पूरे जीवन उसने यही सब चीजें अपनी ही कम्युनिटी की वैल्यूज को सीखा होता है, तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इवन हम बोल सकते हैं इट इज बहुत मुश्किल है, इसको आप गिव अप कर दो, अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दो या उसको खत्म कर दो। ठीक है जी, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अ पर्सन फीलिंग प्राउड ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, अभी बताया था मैंने, देख रहे हो आप, एग्जांपल पढ़ने से पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई इंसान पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होता है, जैसे इंडिया में आप अगर अपर कास्ट के लोगों को देखेंगे, दे विल फील वेरी प्राउड कि हम तो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रीजनल प्राइड भी होता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड थी साउथ इंडियन, और जब भी उनको कोई साउथ इंडियन मिलता था, शी वॉज लाइक कि अरे हम तो सेम ही लैंग्वेज के लोग हैं। ठीक है, शी स्टार्टेड टू टॉक लाइक शी फेल्ट कि भाई ये मेरी ही कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, डिफेंडिंग वंस कम्युनिटी इवन व्हेन दे हैव नॉट पर्सनली बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ठीक, अपनी ही कम्युनिटी को हर इंसान डिफेंड करता है, हमेशा उसकी साइड लेता है, कोई पर्सनल बेनिफिट उसको नहीं रहता उससे, बट वो उससे इमोशनली अटैच होता है। ठीक है जी,
नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सली ऑफ कम्युनिटी फीलिंग। कुछ ऐसी कम्युनिटी फीलिंग होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जो हर जगह होती हैं, ठीक है। जैसे कि एवरीवन हैज अ मदर टंग, हर किसी इंसान, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, मदर टंग सबकी होती है, अलग अलग होती है, सबका रिलीजन होता है, सबकी कास्ट होती है, ठीक है, सबका होमलैंड होता है। These experiences are common across all societies, ये कॉमन है, ये आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी के एलिमेंट्स हैं हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी फीलिंग शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस, तो ये जो आइडेंटिटी है हर कोई शेयर करता है। दिस मेक आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट वेरी इमोशनल, और इसी की वजह से क्या बनते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। यानी जब एक आइडेंटिटी का ग्रुप अपनी आइडेंटिटी को डोमिनेट करने लगता है और दूसरे की आइडेंटिटी को समझता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तो वही हो जाते हैं कन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो जाती है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट आप देखेंगे, सच एज हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेज। जैसे आप देखेंगे इंडिया में हिंदी को बहुत ज़्यादा बोला जाता है और ऐसी बात करी भी जाती है कि हिंदी को हम एक अपनी इंडियन भाषा बना देंगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रीजनल लैंग्वेज है, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है, ठीक है। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, जैसे आप देखेंगे इंडिया में जो मेन हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई चलती है। उसके बाद नेशनलिज्म ड्यूरिंग वॉर्स, बॉर्डर्स डिस्प्यूट वेयर पीपल डिफेंड देयर होमलैंड, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अपने ही होमलैंड को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिरर इमेज कन्फ्लिक्ट। क्या होते हैं मिरर इमेज कन्फ्लिक्ट? तो देखो, इन आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट बोथ साइड सी देमसेल्फ एज द विक्टिम। अब जब भी कोई भी आइडेंटिटी में कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, दोनों को लगता है भाई हम विक्टिम हैं, जो दूसरी आइडेंटिटी है वो एग्रेसर है, यानी कि दूसरी आइडेंटिटी को बना देते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेशन वाली आइडेंटिटी है और हम बेचारे विक्टिम हैं। ईच ग्रुप एग्जेजरेट इट्स वर्चूज एंड डेमोनाइजेस द अदर्स। हर जो कम्युनिटी के लोग हैं अपनी जो कम्युनिटी आइडेंटिटीज हैं उनको सुपीरियर रखते हैं और दूसरे को क्या बताते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे नेशनल और रिलीजियस वॉर्स जब हुए, दे वेयर बोथ क्लेम ट्रुथ एंड गॉड ऑन देयर साइड। जब भी नेशनल हमारे वॉर होते हैं तो दोनों कम्युनिटीज क्या कहती हैं कि भगवान हमारे साथ है, भगवान आपके साथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेशन एंड नेशन स्टेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशन क्या है और नेशन स्टेट क्या है और स्टेट क्या है। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, यहाँ से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, एमएसओ बन सकते हैं। 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन, 6 स्टेटमेंट क्वेश्चन, सॉरी नॉट 2 स्टेटमेंट, आपके 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन एंड 6 मार्कर क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। देखो नेशन क्या है, नेशन इज अ लार्ज स्केल कम्युनिटी। नेशन उसको कहा जाता है जहाँ के लोग कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, यानी सबकी हिस्ट्री सेम रही है, सबका कल्चर सेम है, सबकी लैंग्वेज सेम है, सब लोग सेम ही तरह से रहते हैं और सब लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं, उसे कहते हैं नेशन। देखो नेशन इज अ लार्ज स्केल कम्युनिटी ऑफ पीपल बाउंड बाय शेयर्ड कल्चर, यानी उनका जो उनकी जो कल्चर है वो शेयर्ड है, सब लोग सेम ही कल्चर फॉलो करते हैं, हिस्ट्री भी सबकी सेम रही है, लैंग्वेज भी सबकी सेम रही है, रिलीजन एंड यूनाइटेड बाय द डिजायर्स फॉर पॉलिटिकल यूनिटी, और सब लोग आपस में यूनाइट होते हैं, इसे कहते हैं नेशन। तो हम नेशन को किससे डिनोट करेंगे, नेशन यानी शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड हिस्ट्री। वहीं अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट एक पॉलिटिकल एंड लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न करती है डिफाइनेड टेरिटरी, पॉपुलेशन। देखो स्टेट को लॉ से जोड़ा गया है, स्टेट को लीगल आइडेंटिटी के साथ जोड़ा गया है और नेशन को जोड़ा गया है इमोशनल आइडेंटिटी। जब लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं, एक साथ हैं, वो उसको कहेंगे नेशन, ठीक है। जब लोग इसलिए साथ हैं क्योंकि लॉ उनको साथ रखता है, उसे कहेंगे स्टेट। देखो स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न्स अ डेफिनाइट टेरिटरी एंड पॉपुलेशन थ्रू द इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी। यानी कि एक ऐसा ग्रुप जहां पे ब्यूरोक्रेसी भी मिलेगी आपको, जुडिशरी भी मिलेगी, पुलिस भी मिलेंगे, लॉयर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो होता है स्टेट। और जब लोग साथ में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं, वो होता है नेशन। अब अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। अब भाई मार्क्स साहब क्या कहते हैं, मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं स्टेट वो बॉडी है जो सक्सेसफुली अपनी मोनोपोली को क्लेम करती है लोगों पे, यानी कि अपनी मर्जी चलाता है स्टेट, ठीक है। स्टेट में बैठे हुए जो हायरार्की में जो लोग हैं, गवर्नमेंट हो गई, अपनी मर्जी चलाती है लोगों पे और अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस को थोपती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेशन क्या होता है, नेशन होता है जब बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील कर रहे हैं, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड लैंग्वेज, ठीक है, वो है नेशन।
एक दूसरा ग्रुप है, हो सकता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील ना कर रहा हो, लेकिन साथ में इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल एक आइडेंटिटी है, वहां पे लॉज हैं, वहां पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे कहेंगे स्टेट। अब नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट है जब दोनों को मिला दो, जैसे कि हमारा भारत, जैसे कि हमारा इंडिया। इंडिया में लोग क्या है, रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, इसलिए भी है साथ में, और सब लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं। सब लोगों की सेम हिस्ट्री रही है, सेम उन्होंने जो हमारा देश आज़ाद हुआ था सबका पार्टिसिपेशन भी सेम था, सेम कल्चर है लोगों का, ठीक है, शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड हिस्ट्री है। तो इंडिया नेशन स्टेट, यानी जब नेशन और स्टेट को मिला दिया जाए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाले जो लोग होते हैं उसमें जब स्टेट मिल जाए, लॉ आ जाए, उसे कहते हैं नेशन स्टेट। पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द बाउंड्रीज ऑफ द नेशंस एंड स्टेट कोइंसाइड, मिल जाते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। अब बोल रहे हैं नेशन जो स्टेट है जरूरी नहीं हमेशा परफेक्ट हो। कैसे? सम नेशन एग्जिस्ट विदाउट देयर ओन स्टेट। जैसे कि देखो कुछ नेशंस, अभी मैंने आपको बताया था नेशंस का मतलब क्या होता है, जो लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं। हो सकता है वो नेशन हो, ठीक है, हो सकता है उनके पास कोई अपनी गवर्नमेंट ना हो, अपनी कोई जुडिशरी ना हो, अपना कोई उनके पास कानून ना हो, तो उसे कहेंगे कि हम ये सिर्फ नेशन है, स्टेट इनके पास नहीं है। एग्जाम्पल दिया है जो कुर्द कम्युनिटी के लोग हैं, उनके पास नेशन तो है, जुड़ा हुआ तो फील करते हैं, लेकिन कोई रूल और गवर्नमेंट उनके पास नहीं है। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक नेशन है। सम स्टेट्स गवर्न मेनी नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ जो स्टेट है बहुत सारे नेशंस को गवर्न करते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि अलग अलग नेशन है, और इंडिया क्या है, इंडिया के अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंडिया में गवर्नमेंट है। तो सम स्टेट गवर्न मेनी नेशंस, तो बहुत सारे जो स्टेट है, सम यानी कुछ जो स्टेट है बहुत सारे नेशंस को गवर्न करते हैं, ठीक है। The state gives institutional order while the nation give emotional unity। यही मैं आपको बता रही थी, स्टेट तो इंस्टीट्यूशनल आपको क्या देता है, ऑर्डर देता है, गवर्नमेंट बनती है प्रॉपर, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से ही सब कुछ चलता है, और नेशन देता है इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। नेशन गिव इमोशनल यूनिटी, टुगेदर दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटी आइडेंटिटी। दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो बनती है हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी कि ऐसी आइडेंटिटी जहाँ पे गवर्नमेंट भी है, जहाँ पे रूल्स भी हैं, जहाँ पे रेगुलेशंस भी है, और साथ में लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी फील करते हैं। दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट। नाउ यू शुड नो व्हाट इज नेशन, व्हाट इज स्टेट, एंड टुगेदर नेशन स्टेट, व्हाट इज दिस। चलिए अब डिफिकल्टीज इन डिफाइनिंग अ नेशन। नेशन को डिफाइन करने में कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं। सबसे पहले बात करें, कोई भी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो नेशन को डिफाइन कर दे। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज से नेशन डिफाइन हो जाएगा, तो भाई ऐसी बात नहीं है। या मैं बोल दूं सिर्फ रिलीजन, सिर्फ कल्चर, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है जो हमारा कम्युनिटी को डिफाइन कर दे, ठीक है, नेशन को डिफाइन कर दे। नॉट लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी अलोन, अकेला नहीं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें और कनाडा में बात करें, मल्टीपल लैंग्वेज के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन, तो यहाँ पे रिलीजन ही सिर्फ ऐसा नहीं है जो लोगों को यूनाइट करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग रिलीजन के हैं लेकिन लैंग्वेज सेम बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं बट रिलीजन सेम के हैं। तो एक पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते एलिमेंट कोई ऐसा है जो नेशन को डिफाइन कर दे, अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन नेशन एंड स्टेट। नेशन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, और इस पूरे चैप्टर में से जो नेशन स्टेट वाला पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। वही मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको हर टॉपिक में इसको ऐड किया है, बिकॉज यू कैन रिवाइज फ्रॉम हेयर, ठीक है। नेशन क्या होता है, जहां से हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करते हैं। स्टेट ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पे एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है, जैसे इंडिया की पर्टिकुलर टेरिटरी है, इससे बाहर अगर आप चले जाओगे तो आप दूसरे देश में चले जाओगे, ठीक है। इंडिया में लॉज भी हैं, ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट भी है, वो है स्टेट। Many nations want their own state leading to nation state। बहुत सारे नेशन चाहते हैं कि हम अपना अलग से स्टेट बना लें, ठीक है। बहुत सारे जो माइनॉरिटी में नेशन होते हैं, नेशन यानी बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं, वो चाहते हैं हम अपनी अलग से सरकार बना लें, अपना अलग से स्टेट बना लें, वो एक अपना ही नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म गिव लेजिटिमेसी टू मॉडर्न स्टेट, ठीक है। डेमोक्रेसी यानी यहाँ पे अलग अलग जो मॉडर्न स्टेट बन रहे हैं, डेमोक्रेसी ने उनको लेजिटिमाइज किया हुआ है। और नेशनलिज्म यानी नेशनलिज्म होता है कि हम अपने देश से जुड़ा हुआ फील करें, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ें,
ठीक है, उसने भी मॉडर्न स्टेट को लेजिटिमाइज किया हुआ है। स्टेट एंड नेशंस फॉर यूनिटी, स्टेट नीड्स नेशन। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेट को अगर लोगों को एक साथ यूनाइट रखना है तो ज़रूरी है कि वहाँ पे नेशन हो, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं तो ज़रूरी है लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करें। और नेशन अगर चाहता है, अगर नेशन में रहने वाले कम्युनिटी के लोग चाहते हैं हमें एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन मिले, रिकॉग्निशन का मतलब है हमें कोई देश का नाम मिल जाए, हमें एक पर्टिकुलर सरकार मिल जाए, तो नेशन को जरूरत है स्टेट की। नेशन यानी लोगों को जरूरत है गवर्नमेंट की। एग्जाम्पल, इंडिया बिकम अ नेशन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद एक नेशन स्टेट बना। इंडिया उससे पहले स्टेट नहीं था, इंडिया उससे पहले सिर्फ नेशन था। लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते थे, लेकिन अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, सिर्फ ब्रिटिशर्स आकर हम पर राज करके गए थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमने बनाया नेशन स्टेट। ऐसे लोग जो एक साथ जुड़ा हुआ फील करते हैं वो भी आए साथ में और गवर्नमेंट भी बनी। ठीक है, स्टेट सस्पिशियस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देखो बहुत सारे जो स्टेट हैं वो इस बात से डरते हैं ऐसा ना हो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, लोगों में जो अलग अलग तरह की विविधताएं हैं, उसकी वजह से लोग अलग से अपना अपना स्टेट ही डिमांड करने लग जाएं। मोस्ट स्टेट फियर द रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी में वीकन यूनिटी। रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? देखो, एक तो होता है कि हम लिस्ट में लिख दें, डॉक्यूमेंट में लिख दें कि इस स्टेट में इस लैंग्वेज के लोग मिलते हैं, इस स्टेट में इस रिलीजन के लोग मिलते हैं, तब बोलते हैं हमने उनको अलग से रिकॉग्निशन दे दी। लेकिन बहुत सारे स्टेट इस बात से डरते हैं अगर हमने इनको पहचान दे दी अपनी, ऐसा ना हो कि यूनिटी टूट जाए, कि ये लोग अपना अलग से ही देश स्टेट डिमांड करने लगे। दे ऑफन यूज असिमिलेशन और इंटीग्रेशन टू कंट्रोल डिफरेंसेस। अब बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं, वो पॉलिसी चलाते हैं असिमिलेशन की। इसको समझने से पहले मैं आपको ये समझाती हूँ असिमिलेशन क्या होता है। असिमिलेशन होता है जब दो कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2, दो कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी है जो आ गई डोमिनेशन में, ठीक है, कि मेरी ही बात मानी जाएगी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है इसमें और इसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया है। असिमिलेशन क्या होता है? असिमिलेशन होता है जो दूसरी जो सबऑर्डिनेट जो कम्युनिटी होती है, जिसकी बात नहीं मानी जाती, जिसके कल्चर को नहीं समझा जाता, वो डोमिनेंट कम्युनिटी में जाके ही मिल जाती है। ठीक है, और स्टेट ऐसा करती है। देखो, स्टेट डाइवर्सिटी से डर रही है। दे ऑफन यूज असिमिलेशन और इंटीग्रेशन टू कंट्रोल डिफरेंसेस। स्टेट चाहती है डिफरेंसेस ना हो, कहीं ऐसा ना हो डिफरेंसेस होने की वजह से लड़ाइयाँ हो जाएं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हम बोलने लगे कि हमें अपना अलग से देश बनाना है, तो वो इंटीग्रेशन पॉलिसी या असिमिलेशन पॉलिसी अपनाती है, यानी कि सबको एक साथ मिलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके जो डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल, फोर्सिंग माइनॉरिटी लैंग्वेज और कल्चर टू डिसअपियर। स्टेट फोर्स करती है कि जो माइनॉरिटी कल्चर है उसके लिए कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाई जाती हैं, उसको कोई भी पहचान नहीं दी जाती है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो पूरी माइनॉरिटी है वो क्या हो जाती है, गायब ही हो जाती है, डिसअपियर ही हो जाती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बात करें असिमिलेशन पॉलिसीज की। कौन कौन सी असिमिलेशन पॉलिसीज हैं? असिमिलेशन पॉलिसी जब स्टेट क्या करता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं या तो उनको डिसअपियर ही कर देता है, उनको पहचान ही नहीं देता है, या उनको डोमिनेंट वाले ग्रुप में ही मिला देता है। ठीक है, असिमिलेशन सप्रेसेस कल्चर डिफरेंसेस। असिमिलेशन का मतलब क्या है कि सब साथ में आ जाओ, मिलके एक ही चीज को फॉलो करो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो सप्रेस हो रही है। डाइवर्सिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अलग अलग जो लोग होते हैं, अलग लैंग्वेजेस के, कितना अच्छा होता है। देखो ना, आप देखो कि जब भी आप कोई भी कलरफुल पेंटिंग देखते हो, या एक प्लेट है जिसमें कट जो फ्रूट्स होते हैं, सैलेड है, एक प्लेट में है कि भाई एक ही कलर के सारे फ्रूट्स हैं, एक प्लेट में अलग अलग कलर के स्वीट, सॉर, सीजनल सारे फ्रूट्स हैं, तो वो वाली प्लेट अच्छी लगेगी जिसमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं। ऐसे ही अगर एक ही लैंग्वेज के लोग डाल दिए गए तो बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा। ठीक है, अब असिमिलेशन क्या करता है, डिफरेंसेस को सप्रेस करता है और माइनॉरिटी से एक्सपेक्ट करता है कि तुम वो कल्चर को अडॉप्ट कर लो जो जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, जैसे कि जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं वो जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, माइनॉरिटी से भी ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो भी उसी कल्चर को फॉलो कर लें। ठीक है,
includes centralizing power and making one language national. State ये चाहता है कि एक ही लैंग्वेज नेशनल हो जाए, बट कैसे हो सकता है एक ही लैंग्वेज नेशनल हो जाए जब लैंग्वेजेस ही इतनी सारी अलग हैं। अगर आप एक ही लैंग्वेज को नेशनल कर दोगे तो जो लोग उस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं उनको तो हो जाएगा फायदा, लेकिन उनका क्या, जो उस लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते हैं उनकी डाइवर्सिटी तो खत्म हो जाएगी ना, उनकी पहचान तो खत्म हो जाएगी ना। और असिमिलेशन पॉलिसीज भी यही करती हैं। देखो इंटीग्रेशन पॉलिसीज क्या होती हैं, ये तो बड़ा असिमिलेशन पॉलिसीज जो बिल्कुल ही डिसअपियर कर देने की बात करती है माइनॉरिटीज को। दूसरा है इंटीग्रेशन पॉलिसीज। इंटीग्रेशन अलाउ डिफरेंट कल्चर्स टू एग्जिस्ट इन प्राइवेट लाइफ। इंटीग्रेशन कहता है कि अलग अलग कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स टू एग्जिस्ट इन प्राइवेट लाइफ, कि आप प्राइवेट लाइफ में रहो, बस सबके सामने अपने कल्चर को फॉलो मत करो। पीपल कैन फॉलो देयर ओन लैंग्वेज, फूड एंड कस्टम्स एट होम, बट इन पब्लिक लाइफ ओनली वन नेशनल कल्चर इज फॉलोड। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो असिमिलेशन में बोला जा रहा था अपने कल्चर को आप भूल ही जाओ, फॉलो ही मत करो। इंटीग्रेशन में बोला जा रहा है करो आप फॉलो, लेकिन प्राइवेट लाइफ में फॉलो करो, अपने घर पे फॉलो करो। बाहर अगर पब्लिक प्लेसेस पे कल्चर फॉलो होगा तो वो डोमिनेंट कल्चर ही फॉलो होगा। ये होती है इंटीग्रेशन। डिफरेंस आप समझ रहे हैं, असिमिलेशन में खत्म ही कर देने की बात कर दी जा रही है, आप फॉलो ही मत करो। इंटीग्रेशन में बात करी जा रही है फॉलो करो, लेकिन आप अपने घर पे फॉलो करो, पब्लिक जो स्फीयर है वहां पे आप फॉलो मत करो। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन अलाउ डिफरेंट कल्चर्स टू एग्जिस्ट इन प्राइवेट लाइफ, लेट मी सर्कल दिस। पीपल कैन फॉलो ओन लैंग्वेज, फूड, कस्टम एट होम। उसके बाद है बट इन पब्लिक लाइफ वन कॉमन नेशनल लैंग्वेज। लेकिन पब्लिक लाइफ में तो भैया एक ही नेशनल लैंग्वेज फॉलो की जाएगी। ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, स्कूल, ऑफिसेज, पॉलिटिक्स यूज सेम रूल्स। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में वर्नैकुलर लैंग्वेजेस आई हैं जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कि सबको अपनी अपनी रीजनल भाषा में सीखने का अधिकार है स्टार्टिंग में। ठीक है, कोई बच्चा है जिसको नहीं आती हिंदी, कोई बच्चा है जिसको नहीं आती इंग्लिश, लेकिन स्कूल में बोला गया नहीं, स्कूल में आपको घर पे जो बोलनी है, जो भाषा बोलो, स्कूल में तो आपको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी या इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, वो इंसान कैसे अपनी डाइवर्सिटी को पहचान दिलाएगा और कैसे वो इंटीग्रेट हो पाएगा, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा ना। पहले तो वो लैंग्वेज उसको सीखनी पड़ेगी, फिर उस लैंग्वेज में उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि माइनॉरिटी ग्रुप स्पीक, अपनी लैंग्वेज आप घर पे बोल सकते हो, बट स्कूल और गवर्नमेंट वर्क में आपको सिर्फ नेशनल लैंग्वेज बोलनी होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच पॉलिसी। अब भाई जो गवर्नमेंट है उसने असिमिलेशन पॉलिसीज बना ली, इंटीग्रेशन पॉलिसीज बना ली, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, असिमिलेशन पॉलिसीज मार्जिनलाइज माइनॉरिटी कल्चर। ठीक है, असिमिलेशन जो पॉलिसी है वो माइनॉरिटी कल्चर को पूरी तरह से मार्जिनलाइज कर देती है। मार्जिनलाइज का मतलब सबऑर्डिनेट कर देती है, उनकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर देती है। माइनॉरिटी ग्रुप आर प्रेशर टू गिव अप देयर ओन कल्चर। अब यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप को बोला जाता है कोई बात नहीं, अपने कल्चर को आप गिव अप कर दो, आप जो डोमिनेंट कल्चर है उसको अपनाओ। कैसे? क्योंकि उनके कल्चर को के लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है, और उनके कल्चर, एक बात बताओ, कोई कम्युनिटी, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, कोई पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है बहुत छोटी है संख्या में, अपनी ही लैंग्वेज उसको आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, स्कूल उनके बच्चे जाते हैं तो उनसे बोला जाता है नहीं आप हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, तो क्या होगा, इससे पहली बात तो मार्जिनलाइज, बहुत ही वल्नरेबल वो फील करेंगी, साथ में उनको प्रेशर किया जाएगा अपने कल्चर को आप गिव अप कर दो। ठीक है जी, द डोमिनेंट ग्रुप कल्चर इज ट्रीटेड एज द नेशनल कल्चर। यहाँ पे अब जो डोमिनेंट कल्चर है, यानी कि जिस कल्चर के लोग संख्या में ज्यादा हैं, पॉपुलेशन में ज्यादा है, उनके कल्चर को नेशनल कल्चर बना दिया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि उन्हीं के कल्चर को फॉलो करवाया जा रहा है हर इंस्टीट्यूशन में, स्कूल, कॉलेज, जॉब में, हर जगह। अदर कल्चर को इंफीरियर समझा जाता है, अदर कल्चर को तो इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकार इन पॉलिसीज से ऐसा करती है, स्टेट करता है। दिस क्रिएट फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन एंड एलियनेशन अमंग माइनॉरिटीज। अब भाई इसी बात से जो माइनॉरिटीज हैं उनमें आ जाती है फीलिंग ऑफ एलियनेशन, एलियनेट फील होने लगता है। एलियनेट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेपरेशन, लोगों से सेपरेशन फील होने लगता है और धीरे धीरे उनका एक्सक्लूजन ही हो जाता है। एक्सक्लूजन मतलब उन्हें हटा ही दिया जाता है कि आप हमारे नेशन स्टेट से बिलोंग करते ही नहीं हो। ठीक है, अब इससे क्या होता है, रिजेंटमेंट यानी विद्रोह हो सकता है। अब अपनी कम्युनिटी, अपनी जो कम्युनिटी है अपने लिए आवाज उठाती है, कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ होती हैं और सोशल टेंशन, और इसी वजह से समाज में बहुत सारी टेंशन हो जाती हैं। ठीक है, तो बेहतर क्या है कि जो भी कम्युनिटी है उसको अपनी डाइवर्सिटी के लिए पहचान दी जाए, फालतू में जबरदस्ती क्या ना किया जाए, असिमिलेशन ना किया जाए।
बिकॉज वी शुड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडियन अप्रोच क्या है? इंडियन अप्रोच क्या है डाइवर्सिटी को एनकरेज करने के लिए? बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप ना ले तो ये लोग साथ में कैसे रहेंगे? बहुत लाख हजारों की संख्या में, हजारों की डाइवर्सिटी में लोग लैंग्वेज बोलते हैं, कल्चर अलग फॉलो करते हैं। ठीक है, आप अगर 4 विलेजेस को भी देखेंगे ना, अलग अलग विलेजेस में आपको अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएगी, अलग अलग कल्चर मिलेगा आपको। देखो, इंडिया रिजेक्ट्स असिमिलेशन, इंडिया भाई नहीं फॉलो करता असिमिलेशन और इंटीग्रेशन। असिमिलेशन बोलता है अपने कल्चर को गिव अप कर दो, इंटीग्रेशन बोलता है कल्चर को फॉलो करो, पब्लिक लाइफ में फॉलो मत करो, सिर्फ प्राइवेट लाइफ में फॉलो करो। इंडियन पॉलिसीज को नहीं मानती है, इंडियन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर रिलीजन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इवन लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज है। ठीक है, हर लैंग्वेज को पहचान दी हुई है अपनी, हर कास्ट को पहचान दी हुई है कि आप पब्लिक लाइफ में परफॉर्म कर सकते हो। अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग क्या कर सकते हैं? अपने अपने उस धर्म को, कम्युनिटी की जो आइडेंटिटी है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, कैसे दिया है उसने रिकॉग्निशन? कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसने लिख दिया कि इतनी लैंग्वेज के लोग हमारे पास रहते हैं। इट ऑफर्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज। अगर आप देखेंगे इंडिया में तो आर्टिकल 29 और 30 स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया है कि माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोल सकती हैं, माइनॉरिटीज हैं जो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकती हैं, उसको पब्लिक स्फेयर में भी फॉलो कर सकती हैं। क्योंकि पता है लोगों, देश को, जब एक देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो कहीं ना कहीं वो लोग जो संख्या में ज्यादा हैं हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि माइनॉरिटीज के लिए क्या बना दी जाए? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बना दी जाए जो उनके कल्चर को, जो उनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर कर रहे। ठीक है, एलियनेशन उनको फील ना हो। ये स्टेट नेशन का कंसेप्ट आ गया है। हमने पढ़ा था नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टेट नेशन। उल्टा हो गया है। ठीक है, स्टेट नेशन अलाउ मल्टीपल आइडेंटिटीज टू कोएग्जिस्ट पीसफुली। ये बोल रहा है कि जो स्टेट नेशन है, स्टेट नेशन में सब लोगों को इजाजत दी जाती है कि सब लोग, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग पीसफुली एक साथ रह सकते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमेशा यूनिटी प्रमोट करता है थ्रू प्लूरलिज्म। व्हाट इज प्लूरलिज्म? प्लूरलिज्म का मतलब है डाइवर्सिटीज जब पीसफुली रहती हैं। अब आप कहोगे कि मैम कहाँ पीसफुली रहती है, इतनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं। ठीक है, बोलते हैं ना बर्तन तो बजते ही हैं जब होते हैं, बट फिर भी वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हम फील करते हैं। ठीक है, सिटीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद बोथ देयर नेशन एंड देयर रीजन लैंग्वेज। अब इंडिया कहता है कि आप अपने नेशन के थ्रू भी आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद को, लाइक वी आर इंडियंस। आप ऐसे भी खुद को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और आप रीजन से, यानी कि पंजाबी हैं हम राजस्थानी हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो यू विल से हम इंडियंस हैं, लेकिन जब आप इंडिया में ही अलग अलग जगह पे जाते हो तो आप क्या कहते हो? हम पंजाबी हैं, राजस्थानी हैं, हम साउथ इंडियन से हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? बिहारी हैं। ठीक है, और हम अपने रिलीजन से भी खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें पूछा जाता है आप किस रिलीजन के हो। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं इंडियाज डाइवर्सिटी इन नंबर्स। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है नंबर्स में भी थोड़ा समझ लेते हैं। थियोरेटिकल पार्ट हमने बहुत समझ लिया है। ठीक है, पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं 1.2 बिलियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कितनी पॉपुलेशन है। अब तो आपको पता ही है, सबसे पहले क्या था? चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता था, लेकिन अब इंडिया ने चाइना को ओवरलैप कर दिया है, इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है। ठीक है, लैंग्वेज 1632 1632 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, 22 रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 8th शेड्यूल, यानी कि मैं अभी बता रही थी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दी हुई है। ठीक है, अब देखो सारी 1632 लैंग्वेज को रिकॉग्निशन देना बहुत मुश्किल है, तो जो मेन है, ठीक है, उनको रिकॉग्निशन दी हुई है। उन लैंग्वेजेस से जो लैंग्वेजेस निकल के आई हुई हैं उनको रिकॉग्निशन नहीं दी हुई। ठीक है, 8th शेड्यूल में अलग अलग शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल्स होते हैं। 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दी हुई है कि ये लैंग्वेज तो है ही। ठीक है, अगर हम रिलीजन की बात करें, हमारे देश में 80% यानी 80% हिंदूज हैं, 14.2% मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन, यानी कि अब ये संख्या कम होती जा रही है।
तो डोमिनेशन में हिंदूज हैं, ठीक है, बाकी सारी ये माइनॉरिटीज हैं। और इन्हीं माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हुई हैं जो हमारे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दी हुई हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं फेडरलिज्म एंड डाइवर्सिटी। क्या होता है फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म? सो फेडरलिज्म होता है इंडिया मैनेजेस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी थ्रू फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है जहां पे स्टेट सेंटर है, कुछ डिसीजन सेंटर लेता है कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो देश है, बिल्कुल सेंट्रलाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सारा जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार पे बैठी, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बैठी है वही लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ डिसीजन स्टेट भी लेते हैं उस हिसाब से कि उनके स्टेट में कौन कौन से लोग रहते हैं और स्टेट में कौन कौन से डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो स्टेट और सेंटर मिलकर लेते हैं, ठीक है। देखो, पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हमारे जो इंडिया है वो फेडरल कंट्री है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, जहाँ पे सारे डिसीजन सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं लेती है, डिसीजन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। स्टेट के पास पूरी ऑटोनॉमी है कि अपने मैटर्स पे वो क्या कहते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब आप कहोगे मैडम अगर कन्फ्लिक्ट हो गया कि स्टेट कहेगा मैं इस पे डिसीजन लूंगा, सेंटर कहेगा नहीं मैं भी लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनी हुई होती हैं। सबसे पहली लिस्ट है वो है सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, कि ये वाले इस वाले डोमेन में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। फिर जो बना हुआ है वो है स्टेट, यानी इस वाले डोमेन में कौन, स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं डिसीजन लेगी। और नेक्स्ट बना है कंकरेंट, ऐसे लिख देती हूँ, यानी कि दोनों मिलकर इस पे डिसीजन लेंगी, लेकिन स्टेट सेंटर का जो डिसीजन है वही माना जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, वही मैंने आपको बताया। दिस सिस्टम रिस्पेक्ट रीजनल डाइवर्सिटी व्हाइल मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। अब देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डिसीजन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसे यूनिटी मेंटेन करके रखनी है। सारे डिसीजन ही अगर स्टेट ले लेगा तो अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेगा और वहीं पे कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे और सब लोग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और सारे डिसीजन ही सेंट्रल लेगा तो फिर स्टेट सब आपस में सेंट्रल के खिलाफ हो जाएंगे कि भाई सारे डिसीजन आप क्यों ले रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है अलग अलग डिसीजन लेना और कुछ सब्जेक्ट्स में मिलकर डिसीजन लेना, ठीक है। रीजनलिज्म क्या होता है? व्हाट इज रीजनलिज्म? कि किस रीजन से हम बिलोंग करते हैं, लाइक पंजाबी, राजस्थानी, तमिल, ठीक है। रीजनलिज्म का मतलब होता है अपनी रीजनल आइडेंटिटी और इंटरेस्ट को क्या करना, उसको इंपॉर्टेंस देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर राजस्थानी हूँ तो मैं उसको इंपॉर्टेंस दूंगी कि भाई मैं राजस्थानी हूँ, ठीक है। पीपल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं अपने जो नेशन का जो रीजन होता है उससे, ठीक है। जो लोग सेम जगह से बिलोंग करते हैं दे विल फील वेरी अटैच्ड, ठीक है। ये लैंग्वेज के बेस पे होता है, कल्चर के बेस पे होता है। अब जो रीजनलिज्म है, या तो हो सकता है कुछ लोग सेम लैंग्वेज बोलें, ठीक है, या हो सकता है कुछ लोग सेम कल्चर फॉलो करें, या जो लोकल इश्यूज होते हैं, ठीक है। रीजनल डिमांड्स में समटाइम कन्फ्लिक्ट विद नेशनल इंटरेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है जो रीजनल डिमांड होती है, लोग अपने रीजन के लिए डिमांड करने लगते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए संख्या में, अब हमें अलग से स्टेट बना दो, ठीक है। कुछ लोग अपने रीजन के लिए लड़ाई करते हैं और वही कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है नेशनल यूनिटी में। वो चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टेट में 2 अलग अलग कम्युनिटी रहती हैं, दोनों कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं। अब एक कम्युनिटी चाहती है कि भाई हमें हमारा अलग से आप स्टेट बना दो, यानी कि उनका जो रीजनल जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है। दे वॉन्ट टू सेपरेट फ्रॉम देयर स्टेट, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ लैंग्वेज के बेसिस पे जब स्टेट्स बनते हैं, लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जितने हमारे स्टेट अब हैं पहले उतने नहीं थे, ठीक है। कुछ स्टेट के लोगों ने डिमांड करी कि हमें आप रीजनलिज्म के बेसिस पे एक अलग से स्टेट दे दो, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल डिमांडेड स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा ये चला था। लोगों ने कहा कि अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को अलग अलग स्टेट बना दो, बहुत ज़्यादा डिमांड चली थी, ठीक है। लैंग्वेज बिकम, अब लैंग्वेज अपनी रीजनल आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फिनोमिना बन गया कि हमारी लैंग्वेज अलग है, जिन जिन की लैंग्वेज अलग है सब लोगों ने डिमांड उठा दी, हमें दो अपना अलग से स्टेट, हमें दो अपना अलग से राज्य, ठीक है। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक फॉर्म्ड इन 1953, इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ठीक है। कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले अलग हुआ था जो रीजनल लैंग्वेज है उनके बेसिस पे, ठीक है। और कब हुआ था? 1953 में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था?
आवर कंट्री वॉज कब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, और 1953 में आंध्र प्रदेश अलग हो गया था। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। आंध्र प्रदेश को आपको पता है लैंग्वेज के बेसिस पे इसको बनाया गया था कि सारे लोग, मेजर लोग सेम ही लैंग्वेज बोलते थे। ये जो पोटी सिरेमुलाई फास्ट अनटू डेथ, एक पोटी आपके सिरेमुलूज, ये इन्होंने फास्ट रखा था अंटिल डेथ कि आप हमको अलग कर दो, हमारा अलग से स्टेट बना दो, ठीक है। तो उनकी डेथ भी हो गई थी और स्टेट उन्होंने क्या कहते हैं, क्या बनाया था, उन्होंने डेथ तक ये फास्ट रखा था। टू मैनेज दिस डिमांड स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन वॉज सेटअप। इन्हीं डिमांड को पूरा करने के लिए स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का मतलब है स्टेट्स को अब हमें फिर से रीऑर्गेनाइज करना है, कुछ स्टेट्स को अलग करना है, कुछ स्टेट को मर्ज करना है। ये कमीशन सेटअप किया गया कि भाई आप रिकमेंडेशन दो, क्या सही है, डेटा लेके आओ, ठीक है। तो 1956 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडियन स्टेट मेनली ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। 1956 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया इंडियन स्टेट है जो मेनली जो इंडियन स्टेट है मोस्टली लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही है। कि आप साउथ में देखेंगे कर्नाटका में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, और जो आपका तमिलनाडु है वहाँ पे तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में आई एम नॉट रॉन्ग कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो स्टेट के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज होने लगे, ठीक है जी। चलिए लेट मी ड्रिंक सम वाटर, आई एम टायर्ड, ठीक है। चलिए कम बैक गाइज। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट तो बना दिए गए। सबसे ज्यादा जो फियर है वो इस बात का था कि ऐसा ना हो कि भाई लिंग्विस्टिक जो स्टेट बना दिए जाएं उसकी वजह से जो लोग हैं नेशनल जो यूनिटी है उससे ब्रेक कर जाएं, ठीक है। नेशनल यूनिटी क्या है कि हम इंडियंस हैं, ऐसा ना हो लोग जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको ही उससे अपनी नेशनल आइडेंटिटी को सप्रेस कर दें। वो बोलने लगे हम इंडियंस नहीं है, हमें इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, हम तो पंजाबी हैं, हम तो तमिलियन हैं, हम तो जो वो आपका बोलते हैं, देखो मैं भूल गई, हम तो पंजाबी हैं, हम तो तमिल से बिलोंग करते हैं, हम तो यूपी के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सरकार को बहुत डर था, लेकिन ये जो फियर था ये रॉन्ग प्रूव हुआ। बिकॉज लिंग्विस्टिक स्टेट बनने के बाद लोग और ज्यादा स्ट्रांग हो गए क्योंकि उन दो आइडेंटिटी से खुद को फॉलो करने लगे। पहली तो थी रीजनल आइडेंटिटी यानी जिस वो रीजन से बिलोंग करते हैं, और दूसरी थी नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, यानी एक इंसान दो आइडेंटिटी से जाना जाने लगा। देखो लिंग्विस्टिक स्टेट एक्चुअली स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन एक्चुअल में स्ट्रांग हुआ। उसके बाद पीपल कुड एक्सप्रेस रीजनल प्राइड विदाउट ओपोजिंग द नेशन, लोग और ज्यादा रीजनल प्राइड से रहने लगे। रीजनल प्राइड यानी अपने रीजन को लेके उनमें एक प्राइड की भावना, उनमें एक सम्मान की भावना आने लगी, लेकिन विद नेशनल यूनिटी, नेशन से वो अलग नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद है सिटीजन्स कुड होल्ड डुअल आइडेंटिटी एट सेम टाइम, एक टाइम पे दो आइडेंटिटी, डुअल का मतलब दो आइडेंटिटी फॉलो करने लगे। फॉर एग्जाम्पल अब एक जो पर्सन है कनेडियन एंड इंडियन दोनों है, एक पर्सन है तमिल भी है और इंडियन भी है, दो आइडेंटिटीज के साथ वो खुद को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये जो डर है बिल्कुल खत्म हो गया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनने से लोग क्या कहते हैं नेशनल यूनिटी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, जबकि लोग और यूनाइट हो गए, दो आइडेंटिटी से खुद को पहचानने लगे। अब बात करते हैं न्यू स्टेट बियॉन्ड लैंग्वेज। कुछ तो स्टेट थे जो लैंग्वेज के बेसिस पे बने थे, जिनके लोगों ने डिमांड करी थी हमें अलग कर दो क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे जो लैंग्वेज के बियॉन्ड कुछ और कारण रहे थे, ठीक है। नॉट ऑल स्टेट, भाई देखो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सारे के सारे स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने हैं, ठीक है। सम स्टेट वर क्रिएटेड ड्यू टू रीजनल एंड सोशल डिमांड, ठीक है। कुछ स्टेट तो इसलिए क्रिएट गए क्योंकि वहां पे रीजनल एंड सोशल डिमांड थी, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड वर फॉर्म्ड इन 2000। देखो कितने रिसेंट ये स्टेट हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो सारे स्टेट हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने, कुछ स्टेट बने थे जो रीजनल के बेसिस पे बने थे, ठीक है। अभी तक मैं लिंग्विस्टिक स्टेट आपको बता रही थी, कौन सा रीजनलिज्म में कौन सा पार्ट, लैंग्वेज का पार्ट। लेकिन कुछ लोग थे जो बोलने लगे कि हम अलग से स्टेट बनना चाहते हैं क्योंकि हमारा रीजन अलग है, सोशल डिमांड उनकी आने लगी, ठीक है।
जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड कौन से ईयर में बने, ठीक है स्टेट। द फॉर्मेशन वाज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, इकोलॉजी एंड रीजनल बैकवर्डनेस। सबसे बड़ा रीजन क्या था, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे या फिर आप अपने झारखंड में देखेंगे, सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग आपको वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ज्यादा हमारे देश की सबसे ज्यादा ट्राइब्स आपको झारखंड में मिलेंगी या फिर आपको मिलेंगी आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे इन्होंने नहीं बोला कि हमें अलग करो, इन्होंने बोला हमारी एथनिसिटी अलग है। एथनिसिटी क्या होती है, एथनिसिटी होती है आइडेंटिटी, उसमें भी यही होता है कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं। इकोलॉजी के बेसिस पे भी क्या कहते हैं कि जो उनकी इकोलॉजिकल जो चीजें हैं वो अलग है, ठीक है, वहाँ पे जंगल ज्यादा है, ट्राइब्स ज्यादा रहती हैं, और रीजनल बैकवर्डनेस, बिल्कुल भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो कुछ स्टेट को अलग कर दिया जाए जिससे पर्टिकुलरली सरकार अलग से उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दे सके, ठीक है। दिस स्टेट एम टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन नेग्लेक्टेड रीजन। ये स्टेट अलग से इसलिए बनाए गए क्योंकि भाई जब बहुत बड़ा एरिया को पे पॉलिसीज बनानी होती है तो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अलग अलग जगह को बांट दिया गया जिससे अलग अलग सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसीज को अपनी जगह के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। रिलीजन रिलेटेड इशू, अब इंडिया में सबसे बड़ा जो इशू है वो है रिलीजन रिलेटेड इशू, ठीक है। इंडिया में भैया बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, रिलीजन बहुत सारी है। अभी मैंने आपको बताया था हिंदू 80%, उसके बाद मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, ठीक है, सिख, ठीक है। अब दिस डाइवर्सिटी रेजेस डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। इन दोनों का मतलब समझो। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट और रिलीजन अलग अलग हैं, यानी हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। हमारे स्टेट में मैं बोल सकती हूँ आपको, आप कहोगे कि मैम स्टेट में तो स्टेट का तो हिंदू रिलीजन है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, स्टेट और रिलीजन अलग अलग हैं। हम कहेंगे जो पॉपुलेशन के डोमिनेशन में है वो हिंदुइज्म है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, यानी कि जो स्टेट पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है सरकार, उसका कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से डिबेट आती है कि सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म पे। कम्युनलिज्म क्या होता है, जब लोग अपने रीजनल आइडेंटिटी की वजह से बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट करने लगते हैं और एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे के रिलीजन के प्रति उनमें क्या हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है, ठीक है। और जब उसके चक्कर में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उसे कहते हैं कम्युनलिज्म, जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे बोला जाता है भाई कि जो डोमिनेशन में है उनके राइट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उनका क्या जो माइनॉरिटी में रिलीजन है उनके भी राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इशू सेंट्रल है इंडिया की डेमोक्रेसी के, और मैनेजिंग इंडियन रिलीजियस डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर सोशल हार्मनी एंड इक्वालिटी। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा जो परेशान डाइवर्सिटी करता है इंडिया को वो रिलीजन बेस्ड डाइवर्सिटी ही है। इसीलिए क्या इनको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे हमारे देश में शांति बनी रहे, हार्मनी बनी रहे और इक्वालिटी बनी रहे, ठीक है। अब सेक्युलरिज्म का मतलब समझ आया कि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि हमारे स्टेट का क्या रिलीजन है। और कम्युनलिज्म होता है जब रिलीजन के बेसिस पे दो ग्रुप के लोग, दो अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं, दैट इज कम्युनलिज्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म। इंडिया में जो भी पॉलिसीज हैं सारी इंक्लूसिव हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। इंडियन नेशनलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंकर्स लाइक गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी थे और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने क्या बात करी थी, उन्होंने बोला था कि इंडिया का जो नेशनलिज्म है उसमें इंक्लूसिव पॉलिसीज होनी चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको उस पॉलिसीज का फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। इट रिजेक्ट्स नैरो एंड एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म। एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म होता है कि भाई कुछ ही लोगों के राइट्स के लिए काम किया जा रहा है, बाकी सबको एक्सक्लूड ही कर दिया गया है। एक्सक्लूड मतलब हटा ही दिया गया है। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो किससे इन्फ्लुएंस है, बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड गांधी जी, जो हमेशा कहते हैं पॉलिसीज इंक्लूसिव रहनी चाहिए। इट एक्सेप्टेड इंडियाज, तो
इन्होंने बोला इंडिया एक्सेप्ट करता है जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है, जो भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। ऑल कम्युनिटीज वर सीन एज इक्वल पार्ट्स ऑफ द नेशन। सारी कम्युनिटीज को कैसे देखा जाता है? इक्वल पार्ट देखा जाता है हमारे देश का। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारी अब जो माइनॉरिटीज हैं उन पे मूवीज भी बनने लगी हैं, जिनसे उनके कल्चर को भी एक पहचान मिले, लोगों को पता लगे कि ये कल्चर भी एग्जिस्ट करता है। द गोल वॉज यूनिटी विद जस्टिस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसका गोल क्या था? कि सब लोगों, इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाई जाए। सबसे पहले तो जस्टिस, न्याय सबको मिलना चाहिए, बेसिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है सबका। इक्वालिटी, बिल्कुल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इनइक्वालिटी होगी, असमानताएं होंगी तो लड़ाई झगड़े होंगे और देश को वो क्या करेंगे? सोशल टेंशंस पैदा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सब लोगों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? हम इतनी देर से माइनॉरिटी के राइट्स क्या होते हैं, आर्टिकल 29 एंड 30 में माइनॉरिटी के राइट्स की बात करी गई है। व्हाट इज माइनॉरिटी? ठीक है, माइनॉरिटी स्मॉलर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप है विद शेयर्ड आइडेंटिटी एंड सोलिडारिटी। माइनॉरिटी कुछ ऐसे ग्रुप है, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो अपनी आइडेंटिटी को शेयर करता है, जिसका कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि लैंग्वेज सेम ही होनी चाहिए, कल्चर सेम ही होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेम होने चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटी स्मॉलर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो पहली बात तो संख्या में छोटा है। ठीक है, जब भी कोई ग्रुप संख्या में छोटा होता है उसको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में भी जाते हो, ठीक है, स्कूल में अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत होशियार है और 3-4 बच्चे ऐसे जो बहुत कमजोर हैं पढ़ाई में, हमेशा जो अच्छे बच्चे होंगे वो कमजोर बच्चों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो नंबर ऑफ पीपल है बहुत ज्यादा मायने रखता है, बड़ी संख्या में रहने वाले लोग डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये माइनॉरिटी जो लोग होते हैं, सबसे पहली बात तो ये संख्या में कम होते हैं। दूसरी बात है डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, यानी कि जो सारी फैसिलिटीज हैं, जो सारी बातें हैं जो मानी जा रही हैं डोमिनेंट ग्रुप की, वही फायदे माइनॉरिटी ग्रुप को नहीं हो रहे हैं। जैसे कि डोमिनेंट जो ग्रुप है उसकी लैंग्वेज है, उसमें स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसकी जो लैंग्वेज है उसको पढ़ाया ही नहीं जा रहा। डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको एडवांटेज दिए ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात है ये फेस करते हैं प्रीजुडाइस एंड नेचर प्रोटेक्ट। मैंने पहले के जो चैप्टर्स कवर किए हैं उसमें मैंने आपको बताया प्रीजुडिस क्या होता है। प्रीजुडिस होता है कि पहले से ही जज कर लेना। प्रीजुडिस का मतलब क्या है? जज करना। ठीक है, एक होता है प्रीजुडिस और एक होता है स्टीरियोटाइप। प्रीजुडिस होता है पहले से ही किसी को जज कर लेना बिना जाने एक्चुअल में वो क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो माइनॉरिटी में होती हैं। अब जब भी आप उन ट्राइबल कम्युनिटीज को देखोगे आप पहले से ही उनको जज कर लोगे, अरे ये इनका कैसा कल्चर है, अरे ये कैसे जो टूल्स हैं उनको साथ में लेके चलते हैं, इनका जो फेशियल जो अपीयरेंस है वो कितना अलग है, हम उन्हें जज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इनको जरूरत है बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट, अदरवाइज डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। अभी मैंने बताया जैसे जैन हो गया, सिख हो गया, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। कल्चरल माइनॉरिटीज जो जिनके कल्चर को लोग नहीं जानते हैं, जो कम है संख्या में। ठीक है, तो माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जो पॉपुलेशन में कम होते हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप होते हैं, जरूरत है इनको प्रोटेक्शन की और बहुत ज्यादा प्रीजुडिस का शिकार होते हैं, यानी प्री जजमेंट का शिकार होते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। ऑब्वियसली बात है, हम इंडियन सोसाइटी बुक का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया की बात तो करेंगे ही करेंगे। मुस्लिम्स की बात करें 14.2%, हिंदू की हमने बात करी थी, हिंदू कितने थे? 80% हिंदू थे। ठीक है, लार्जेस्ट माइनॉरिटी, अब समझो इसको लार्जेस्ट माइनॉरिटी क्यों कहा गया है। ऐसा माइनॉरिटी ग्रुप जो संख्या में बड़ा है, लेकिन जो देखो लार्जेस्ट माइनॉरिटी का मतलब है सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हिंदू हैं, हिंदू के जस्ट बाद जो संख्या कम है वो कौन है? वो है मुस्लिम। इससे जो जैन हैं, जो सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वो और भी कम है। तो लार्जेस्ट माइनॉरिटी कौन सा है? मुस्लिम है। सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लोग यूपी, वेस्ट बंगाल में और केरला में, ये लोग रहते हैं मुस्लिम जो लोग हैं। ठीक है, क्रिश्चियन आपके 2.3%, मेजोरिटी नागालैंड। तो जो क्रिश्चियन है आपके वो कहाँ मिलेंगे? आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको मिलेंगे, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम और फिर मेघालय। सिख की बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वैसे तो सिख माइनॉरिटी है लेकिन पंजाब में ये मेजोरिटी है। ठीक है,
पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से लगाएं तो इनकी संख्या कम है, लेकिन पंजाब में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। अदर्स इंक्लूड बुद्धिस्ट एंड जैन्स, ठीक है। तो मुस्लिम सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन यूपी, वेस्ट बंगाल एंड केरला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बी आर अम्बेडकर ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। वैसे सबको पता है बी आर अम्बेडकर ने कास्ट के बारे में क्या कहा था, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने माइनॉरिटीज के लिए भी आवाज उठाई थी। कैसे? बी आर अम्बेडकर स्ट्रांगली सपोर्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, हमेशा उन्होंने माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्ट किया है। कैसे? ही वांटेड इग्नोरिंग, उन्होंने बोला अगर आप माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को इग्नोर करते हो तो ये नेशनल यूनिटी को वीकन कर देगा, ठीक है, लोग साथ में मिलकर नहीं रह पाएंगे। अगर इनके इंटरेस्ट को पहचान नहीं दी गई तो ये कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, जिससे सोशल टेंशन हो सकती है और वो नेशनल यूनिटी को भंग कर देगी। माइनॉरिटीज प्लेस देयर ट्रस्ट इन द मेजॉरिटी, माइनॉरिटीज क्या है, वो मेजॉरिटी पे अपना ट्रस्ट करते हैं, वो उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। अगर ये ट्रस्ट तोड़ा गया, अगर मेजॉरिटी ने इस ट्रस्ट का फायदा उठाया तो डेमोक्रेसी और यूनिटी दोनों ही सफर करेंगी, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो पावर को ओवर थ्रो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। माइनॉरिटीज को राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर स्ट्रॉन्ग देश चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए और यूनाइटेड स्टेट चाहिए, ठीक है। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अभी तक इंडिया अपनी डाइवर्सिटी को इसीलिए एग्जिस्टिंग में रखता है क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटीज के राइट्स की भी बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म। अभी मैंने बताया था, आपको एक समरी दी थी। कम्युनलिज्म का मतलब होता है एग्रेसिव पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। एग्रेसिव पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब है जब बहुत बड़ी संख्या में एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हम ही सबसे ऊपर हैं और दूसरे जो धर्म है, दूसरा जो रिलीजन है, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं, ठीक है, वो होता है कम्युनलिज्म। ये इट ट्रीट्स रिलीजन एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। यहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि हम रिलीजन को क्या बनाएं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाएं, उस पॉलिटिकल स्फीयर में जाएं। वन रिलीजियस ग्रुप है सीनियर सुपीरियर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक रिलीजियस ग्रुप है वो सुपीरियर हो जाता है और एक जो रिलीजियस ग्रुप है वो इंफीरियर हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, आप कहीं भी देखो दो ग्रुप होते हैं तो हमेशा उनमें हायरार्की रहती ही रहती है। अदर कम्युनिटीज एट थ्रेट एंड और एनिमीज, ठीक है। एक ग्रुप है वो समझता है कि भाई मैं तो सब हूं और दूसरे को समझा जाता है ये हमारी यूनिटी के लिए थ्रेट है, थ्रेट यानी खतरा है। कम्युनलिज्म इज मेनली पॉलिटिकल इन नेचर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल फेथ और रिलीजियस बिलीफ। कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म पर्सनल, कोई भी इंसान पर्सनली कम्युनिस्ट नहीं बनता है। जब बहुत सारे रिलीजन के लोग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं पॉलिटिकल स्पेस में हमारी जगह हो, तो कम्युनलिज्म होता है। चलिए, डिग्री ऑफ कम्युनलिज्म की अगर हम बात करें, कम्युनलिज्म डिवाइड सोसाइटी इन हॉस्टाइल ग्रुप। बिल्कुल अलग अलग ग्रुप में कम्युनलिज्म डिवाइड कर देता है। ये बिल्कुल हेट क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है, मिसट्रस्ट क्रिएट करता है अमंग कम्युनिटीज के बीच में। कुछ ही लोग होते हैं जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चाहते हैं, जिनको पॉलिटिकल स्फीयर में जगह चाहिए होती है, वो दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे रिलीजन के साथ एक वॉर टाइप का लड़ लेते हैं, उनके खिलाफ कन्फ्लिक्ट कर देते हैं। अब जो बाकी लोग हैं जो बिल्कुल भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, उनके बीच भी डर पैदा हो जाता है, ठीक है, मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। और आप देखेंगे जब कम्युनलिज्म बहुत बढ़ जाए तो राइट्स भी हो जाते हैं, रिलीजन के बेसिस पे राइट्स भी हो जाते हैं और जान भी ले लेते हैं लोग एक दूसरे की, ठीक है। सोशल हार्मोनी एंड जो शांति होती है, सोशल हार्मोनी होती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इट इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। अब देखो, जो कम्युनलिज्म है जब वो सीवियर होता है, जितनी सारी आइडेंटिटीज होती हैं, कोई क्लास है, कोई जेंडर है, सबको इग्नोर करता है, उसको सिर्फ दिखाई देता है रिलीजन, ठीक है। और वो क्या करता है, अपने रिलीजन को आगे पहुंचाने के लिए, अपने रिलीजन को अलग से पहचान दिलाने के लिए दूसरे रिलीजन से क्या करता है, वो कन्फ्लिक्ट अराइज कर देता है और फिर वॉर हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, लोगों की जान तक चली जाती है। कम्युनल राइट्स इन इंडिया दैट हैव अकर्ड सिंस कॉलोनियल टाइम्स, ठीक है। कॉलोनियल टाइम, जब से ब्रिटिश सरकार हमारे देश में आई थी, उन्होंने कब्जा किया था, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी। इवन उन्होंने अलग अलग हिंदू मुस्लिम्स के लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज भी बना दी, जिससे इन जो रिलीजन के लोग हैं इनको अलग अलग कर दिया जाए। और आज तक हम देखेंगे इसका जो नुकसान है आज तक हम कैरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंक्रेटिक ट्रेडिशन क्या होता है? हम अभी तक हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, अलग अलग लोगों के ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं। व्हाट इज सिंक्रेटिक ट्रेडिशन? सिंक्रेटिक ट्रेडिशन होता है जिसमें
डिफरेंट रिलीजन्स के आइडियाज को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे भक्ति और सूफी मूवमेंट जब इंडिया में चला था, रिलीजियस मूवमेंट जब इंडिया में चले थे, इन मूवमेंट का मेन एम था कि भगवान एक ही है, भगवान की शिक्षाओं को फॉलो करो, ठीक है। धर्म के बेसिस पे लड़ाई मत करो। और जो भी अलग अलग धर्म में एविल्स थे, जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, ठीक है, मुस्लिम धर्म में वुमेन की एजुकेशन नहीं थी, तो इन चीजों के लिए आवाज उठाई गई थी, ठीक है। इन इंडिया भक्ति एंड सूफी मूवमेंट प्रमोटेड हार्मनी एंड टॉलरेंस। इन्होंने टॉलरेंस प्रमोट करने की कोशिश करी कि हम दूसरे रिलीजन को भी टॉलरेट करना सीखें, सारे रिलीजन बराबर हैं, भगवान एक ही है, ठीक है। उन्होंने डिवोशन पे, लव और इक्वालिटी पे फोकस किया रेदर देन रिजिड रिचुअल्स, ठीक है। जो रिजिड रिचुअल्स होते हैं कि हमें अपने रिलीजन में करना ही करना है, इसको आप साइड में रखो, आप लव, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस, लव की भावना लेके आओ, ठीक है। वो वाला लव नहीं है जो आप समझ रहे हो। दिस ट्रेडिशन रिड्यूसेस रिलीजियस डिवीजन। इन ट्रेडिशंस ने जो रिलीजियस डिवीजन थे वो क्या करे, वो तोड़ दिए, मतलब कम कर दिए। अब अलग अलग रिलीजन के लोग भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करने लगे। जैसे कबीर पोएट्री ब्लेंडेड हिंदू एंड इस्लामिक आइडियाज। कबीर की आपने कविताएं सुनी होंगी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के आइडियाज को मिक्स किया है। उनका जो मैसेज है, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ठीक है, स्ट्रेस इनर डिवोशन अंदर रिलीजियस बाउंड्रीज। ये कहते हैं भाई रिलीजन में, ना तो मंदिर में ना मस्जिद में, भगवान क्या होते हैं, सबके दिल में होते हैं, तो हमें भगवान के लिए अलग से जगह नहीं बनानी चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन यही है कि आप जो भी क्या कहते हैं मिक्स आइडियाज, कोई सारे आइडियाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके आइडियाज को जब मिक्स कर दें और भगवान को एक मानने लगे, दैट इज कॉल्ड सिंक्रेटिज्म। अगर हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म कहता है कि सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, द स्टेट डज नॉट फेवर और अपोज एनी रिलीजन। सेक्युलरिज्म में क्या होता है, स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता है और किसी भी रिलीजन को रिजेक्ट नहीं करता है। उसके लिए, स्टेट के लिए सारे रिलीजन बराबर हैं। इट इज नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन। अब देखो, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है और जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है बहुत अलग है। अगर मैं बात करूं इंडिया के सेक्युलरिज्म और जो वेस्टर्न का सेक्युलरिज्म है, वेस्टर्न में क्या है, स्टेट और जो रिलीजन है बिल्कुल ही अलग है। स्टेट है, रिलीजन के लिए काम करता ही नहीं है, रिलीजन कुछ भी करे, रिलीजन वाले स्फेयर में कुछ भी चलता रहे, स्टेट नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर रिलीजन की वजह से कोई भी ऐसा एविल होता है जिससे इनइक्वालिटी पैदा होती है तो स्टेट बोलता है, ठीक है। स्टेट वैसे नहीं बोलता। जैसे हम बात करें, जो इस्लाम का रिलीजन है वो ट्रिपल तलाक को अलाउ करता था। अगर जो वाइफ है 3 बार तलाक बोलती है, सॉरी हस्बैंड 3 बार तलाक बोलता है तो इमीडिएटली उसका तलाक हो जाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है, वाइफ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वाइफ कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उनका रिलीजन ऐसा बोलता है। लेकिन हमारा स्टेट बीच में बोला, उसने ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया। ऐसे ही इंडिया के रिलीजन में लोग किसको फॉलो करते थे, सती प्रथा को फॉलो करते थे, जिसमें वुमेन भी अपने जो पति का जो दाह संस्कार होता है, जो फ्यूनरल होता है, उसके साथ उनको जिंदा जला दिया जाता था। कितनी मतलब ज्यादा ही एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो रिलीजन बोला क्योंकि यहाँ पे वुमेन के साथ अत्याचार हो रहा था, तो ऐसा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजन स्टेट कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल सेपरेट है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया में भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, बट स्टेट सारे रिलीजन को प्रमोट करता है, और सारे रिलीजन में अगर कोई भी गलत काम हो रहे होते हैं जो ह्यूमन के राइट्स को छीन रहे होते हैं उसमें बोलता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। पब्लिक हॉलीडेज सारे रिलीजन के लिए दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है। ईद हो या लोहड़ी हो या फिर गुरु नानक देव की उनका जो उत्सव हो या फिर कोई भी क्रिसमस डे हो, हर रिलीजन को इक्वालिटी दी गई है। ऐसा नहीं है कि हिंदूज हैं वही मेजॉरिटी में है तो उन्हीं के जो क्या कहते हैं हॉलीडे पब्लिक, उन्हीं के रिलीजन पे ही, उन्हीं के फेस्टिवल्स पे पब्लिक हॉलीडेज मेंशन किया जाए। ऑल फेथ्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। सारे जो रिलीजन हैं, सारे फेथ्स हैं, इक्वली ट्रीट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। तो इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सेक्युलरिज्म, सब रिलीजन को रिस्पेक्ट मिले। सेक्युलरिज्म के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिए गए, तो आर्टिकल जो 29 है, सिटीजन्स हैव राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर। हर सिटीजन को राइट है, मेजरली तो माइनॉरिटी के लिए बनाया गया था। हर सिटीजन को राइट है कि अपना जो उनका क्या कहते हैं राइट है, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है जहां से लैंग्वेज निकल के आती है।
आर्टिकल 30 माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एस्टैब्लिश कर सकती हैं जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकें, ठीक है। और इवन माइनॉरिटीज़ को राइट्स हैं, वो हर स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो डोमिनेंट में जो लोग हैं वो कहें नहीं आप नहीं आ सकते, ठीक है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाइल गिविंग फाइनेंशियल एड टू इंस्टीट्यूशन। स्टेट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, जबकि स्टेट तो फाइनेंशियल एड देता है इंस्टीट्यूशंस को कि आप माइनॉरिटीज़ के एडमिशन्स दिलवाओ। आपने देखा होगा अलग अलग जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके एडमिशन के लिए स्टेट भी फंड करता है, यानी कि सबके लिए राइट्स हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी का इसमें क्या रोल है, क्या होती है सिविल सोसाइटी? तो सिविल सोसाइटी में आपके आते हैं एनजीओज, आपके आते हैं जो लोगों के हित में काम करते हैं, लोगों के फेवर में काम करते हैं। और यही सिविल सोसाइटी है जो इस तरह से काम करती है, गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसको क्या कर देती है ये सिविल सोसाइटी, इन्फ्लुएंस करती है, लोगों के हित के लिए काम करती है। उसके बाद मीडिया, सिटीजन ग्रुप, ये सारे सिविल सोसाइटी में आते हैं। कुछ लोग मिलकर लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, वो है आपकी सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का रोल क्या है? दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द स्टेट। वो लिंक एक्ट करते हैं एज अ लिंक कि भाई स्टेट की बात भी मानी जाए और लोगों की बात भी मानी जाए। दे गवर्नमेंट द कीप अकाउंटेबल। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ लेकर आती है जिसमें सिर्फ मेजोरिटी के हित के लिए बात करी जा रही है, मेजोरिटी के इंटरेस्ट के लिए बात करी जा रही है, ये सिविल सोसाइटी, ये जो एनजीओज हैं, ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप हैं, ये लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। यानी जो लोग खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते, ऑब्वियसली वो माइनॉरिटी में है, इतने सारे रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं, उनकी तरफ से आवाज उठाती हैं ये एनजीओज, ये सिविल सोसाइटी। दे प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स एंड फ्रीडम। वो हमेशा इन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। सिविल सोसाइटी इंक्लूजन को प्रमोट करता है कि सबको इंक्लूड करो, कोई भी पॉलिसी बन रही हो, किसी कोई भी बात हो रही हो, सारे लोगों को इंक्लूड करो, ठीक है। और इसी से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ होती है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल। लोगों की ही सरकार है। अगर उस सरकार में, उस लोगों की सरकार में से कुछ लोगों को हटा ही दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो देश हमारा यूनाइट नहीं रह पाएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम समझ लेते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड कंक्लूजन। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। इसमें था कि गवर्नमेंट, लोगों को राइट है कि गवर्नमेंट से वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसी पे काम कर रही है, कोई भी उसने लॉ निकाला है, लोगों के पास अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सके। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अलाउ सिटीजन टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अधिकार है लोगों के पास कि सरकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सके। अब तो ये डिजिटली हो गया है। गवर्नमेंट सारे इन्फॉर्मेशन, सारे लॉज, सारे जो बिल होते हैं ऑनलाइन वो पोस्ट कर देती है और हम लोग जाके देख सकते हैं। इवन पता है आपको, जो हमारे जो आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एज, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं, सब के बारे में पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। यहाँ पे करप्शन को कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने की बात करी गई है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी काम ना करे। गवर्नमेंट बिकम मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो गवर्नमेंट है यहाँ पे मोर अकाउंटेबल बनती है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह, कि भाई लोगों को जवाब दे सके कि क्या चल रहा है, ठीक है। सिविल सोसाइटी हेल्प्स टू इंश्योर दैट स्टेट वर्क फॉर ऑल सिटीजन। जो लोग अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, जिनको नहीं पता कैसे आवाज उठानी है, उनकी तरफ से आवाज उठाती है सिविल सोसाइटी, जो एज अ लिंक की तरह काम करती है बिटवीन पीपल एंड द बिटवीन स्टेट, बिटवीन सिटीजन एंड द बिटवीन स्टेट। पीपल कैन क्वेश्चन पावर एंड डिमांड फेयरनेस। लोग क्या कर सकते हैं? लोग अकॉर्डिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी एक फेयर ट्रीटमेंट की डिमांड कर सकते हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी है तो बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, अभी बताया मैंने। अब आप देख सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इंडिया की जो पॉलिसीज हैं इंक्लूसिव हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जो यूनिटी है, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब समझ रहे हो? हमारे पास डाइवर्सिटी है, लेकिन इसी डाइवर्सिटी यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि सब लोग डाइवर्स होने के बावजूद भी, अलग अलग होने के बावजूद भी यूनाइट हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाई हुई है, ठीक है। किसके बारे? माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए बात करी हुई है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ मेजॉरिटी की बात करे, गवर्नमेंट ना बात करे माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी के राइट्स को पूरी तरह से खत्म कर दे, तो सोशल टेंशन हो सकती है, ठीक है।
कौन कौन सी पॉलिसीज, रिवाइज करवा दूं एक बार, कौन कौन सी पॉलिसीज बताई थी माइनॉरिटीज के उनके आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए। एक है असिमिलेशनिस्ट पॉलिसी, जिसमें बात की जाती है अपने राइट्स को आप खत्म, अपने जो कल्चर है उसको आप गिव अप ही कर दो। एक है इंटीग्रेशनल पॉलिसी कि आप पब्लिक स्फीयर में अपना जो कल्चर है उसको फॉलो मत करो, प्राइवेट स्फीयर में आप फॉलो करो। हमारी सरकार लेके आती है ना ही आपका असिमिलेशनिस्ट, ना ही आपका जो आपका इंटीग्रेशनल है वो लेके आती है कि इंक्लूसिव पॉलिसी होनी चाहिए। और ये प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड गांधी जी। बी आर अम्बेडकर ने भी बोला था माइनॉरिटी के बारे में कि अगर माइनॉरिटी के राइट्स की बात नहीं की गई, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारी यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपको डाउट है, इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, ये मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अगर आपको ये QR कोड नहीं आता स्कैन करना, kritika.mem.cvt, इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट शुड आई इम्प्रूव, कि कौन सा कंसेप्ट है आपको समझ नहीं आ रहा। कंसेप्ट लिखो, डाउट पूछो, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ठीक है, और आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, बहुत सारे MCQs के मैराथन भी हम लेके आने वाले हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर, एंजॉय दिस लेक्चर। ऐसे कर करके वन शॉट से एक एक चैप्टर को खत्म करो। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी आपके MCQs हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड भी जितने आपके PYQs हैं वो आपको देखने हैं, क्या आपसे सॉल्व, क्या आपको समझ आ रहे हैं PYQ पहले तो, फिर उसके बाद उनको लिखना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल डू इन बेस्ट इन योर बोर्ड्स। थैंक यू सो मच।